नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को ईओडी क्रेन मेन होइस्ट का पावर डायग्राम के बारे में बताया था और आज मैं बताने जा रहा हूं मेन होइस्ट का कंट्रोलिंग डायग्राम के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, मैं मेन होइस्ट कंट्रोलिंग डायग्राम बनाने से पहले मैं कुछ सेफ्टी डिवाइस के बारे में आपको बता देता हूं जो मेन होइस्ट कंट्रोलिंग डिवाइस में लगाए हुए रहते हैं। तो उसका जो सबसे मेन जो सेफ्टी डिवाइस है, ओवरलोड प्रोटेक्शन तो रहता है, ये जो ओवरलोड मोटर को प्रोटेक्ट करती है, बट उसके अलावा भी लिमिट स्विच लगाए जाते हैं। दो टाइप के लिमिट स्विच लगाए जाते हैं, एक ग्रेविटी लिमिट स्विच और दूसरा रोटरी लिमिट स्विच। दोनों लिमिट स्विच को रखकर ही कंट्रोलिंग डायग्राम हम बनाते हैं। ऐसे तो बहुत सारे कंपनी के कंट्रोलिंग डायग्राम आपको बहुत अलग अलग इंटरलॉकिंग डालकर बनाए हुए मिलेंगे, लेकिन सबका लॉजिक जो रहता है, फंडा जो रहता है, मेन जो बेसिक रहता है, सेम रहता है दोस्तों। चाहे कितने भी वो अलग से इंटरलॉकिंग डाल दे, घुमा फिराकर उन लोगों को उन्हीं लॉजिक के ऊपर आना है, क्योंकि उन लोगों को अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए, मोनोपोली करने के लिए, दिखाने के लिए वो लोग बहुत सारा इंटरलॉकिंग डाल के रखते हैं। डालने से कोई फायदा नहीं होता है दोस्तों। घुमा फिरा के जो मेन बेसिक है, जो लॉजिक है, उसी लॉजिक में उन लोगों को आना पड़ता है। वो मिर्च मसाला लगाकर सर्किट डायग्राम को दिखाने के लिए बहुत सारा एक्स्ट्रा एडवांटेज डाल देता है, लेकिन घुमा फिरा के लॉजिक, जहां हमारा जिस सिस्टम से, जिस प्रोसेस से हमको मोटर को स्मूथली रन कराना है, उसी प्रोसेस से कंट्रोल डायग्राम बनाया जाता है। मैं उस लॉजिक को, उस फंडा को मैं समझाऊंगा दोस्तों, किस जो मेन बेसिक है, जो मेन लॉजिक है, उस लॉजिक के आधार पर हम कंट्रोल डायग्राम बनाएंगे ताकि हमारा मोटर, स्लीपिंग इंडक्शन मोटर, स्मूथली रन करे, ट्रिप ना हो, अच्छा से चले। तो आइए दोस्तों, मैं डायग्राम आपको समझाता हूं। जो कंट्रोलिंग डायग्राम है वो किस लॉजिक से हम बनाएंगे उसको मैं समझाता हूं। तो आइए दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं, मैंने एक डायग्राम ऑलरेडी बना के रखा हूं ताकि आप लोग को स्टेप बाय स्टेप मैं समझा सकूं। जैसे कि फेज सप्लाई जो है एमसीबी में आया है, एमसीबी से निकलकर दोस्तों देखिए, आउटपुट से निकलकर ये ओवरलोड हो गया, जो मोटर को ओवरलोड से प्रोटेक्ट करती है। अब देखिए दोस्तों, इस लाइन में मैंने दो लिमिट स्विच लगाया हूं। दोनों लिमिट स्विच का जो कांटेक्ट पॉइंट है, एनसी पॉइंट है, आप देख सकते हैं, ये दोनों कांटेक्ट एनसी पॉइंट है। एनसी पॉइंट जो है नॉर्मली क्लोज है। ये हमारा अप मोटर जो अप करवाएंगे, होइस्टिंग करवाएंगे, होइस्टिंग का लिमिट स्विच मैंने यहां आपको दर्शाया हूं। ओके दोस्तों, ये जब कट होगा, सपोज मान के चलिए हमारा पुल्ली जो ड्रम से होस्टिंग कंडीशन पर, जहां पर ड्रम पुल्ली लगा हुआ है, वो जब ऊपर की ओर जाएगी तो ऊपर से एक मीटर या 1.5 मीटर के अंतराल में ही कट जाना है। जब ड्रम से हमारा पुल्ली 1 मीटर का डिस्टेंस में रहेगा, उस टाइम ही हमको कटअप कराना है। क्यों कराना है? क्योंकि हम यदि पुल्ली को पूरा ड्रम के ऊपर सटा दें या लेके चले जाएं तो झटका में क्या ड्रम के ऊपर लगेगा, ड्रम को तोड़ सकता है, रोप को तोड़ सकता है, जिससे बहुत बड़ी एक्सीडेंट हो सकती है। पार्ट्स तो डैमेज होगा ही, हमारा इक्विपमेंट्स तो डैमेज होगा ही, बट रोप जब कट जाएगी तो रोप कट कर नीचे गिर जाएगी, इससे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा। उस सेफ्टी को बचाने के लिए ही लिमिट स्विच लगा के रखते हैं और उसको ऊपर से 1 मीटर के नीचे ही, जो यहाँ पर ड्रम लगा हुआ है, वहां ड्रम से 1 मीटर नीचे ही कटअप करवा देते हैं। इस सेफ्टी के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब कंडीशन में, जैसे कि अभी मैंने बताया, अब कंडीशन में दो लिमिट स्विच का यूज करते हैं, ग्रेविटी लिमिट स्विच, रोटरी लिमिट स्विच। पहले रोटरी लिमिट स्विच कटअप करवाएगी और यदि रोटरी लिमिट स्विच बाय चांस कोई भी कारण से फेलियर हो जाता है तो ग्रेविटी लिमिट स्विच अब कमांड को कटअप करा देगी, जिससे अब कॉन्टेक्टर हमारा ऑफ हो जाएगा। अब कॉन्टेक्टर को ऑन कमांड नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको कुछ सिंबल के बारे में बताया था, ताकि आप सिंबल को जानेंगे तभी जाकर आप डायग्राम को रीड कर पाएंगे। कोई भी कंपनी की डायग्राम बिना सिंबल के ऊपर, बेस के ऊपर आधारित रहता है, बिना सिंबल के ऊपर ही आधारित रहता है। सॉरी दोस्तों, बिना सिंबल के ऊपर ही आधारित रहता है। बिना सिंबल जाने हुए आप डायग्राम को रीड नहीं कर सकते हैं। तो ये आप देखिए दोस्तों, ये जो सिंबल बना हुआ है, ये सिंबल मास्टर कंट्रोलर को दर्शा रहा है। ओके दोस्तों, ये जो कंट्रोलिंग डायग्राम हम मास्टर कंट्रोलर के आधार पर रखकर हम बनाकर आपको समझा रहे हैं। नॉर्मली 100% में 80% आपको मास्टर कंट्रोलर से ही ऑपरेट करता हुआ क्रेन मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने मास्टर कंट्रोलर लगाकर ही कंट्रोलिंग डायग्राम बनाया हूं, ताकि आपको समझने में सुविधा हो। ये मास्टर कंट्रोलर ऊपर में जो डार्क किया हुआ है, ये क्या दर्शा रहा है, हमारा होस्टिंग कॉन्टेक्टर।
इसमें जो फॉरवर्ड रिवर्स कॉन्टेक्टर है, ये दोनों कॉन्टेक्टर में से एक कॉन्टेक्टर जो ऑन होगी हमारे मोटर को अप करवाएगी। ये होस्टिंग कॉन्टेक्टर का कमांड है, राइज कमांड है। ऊपर में डार्क है तो ये मास्टर कंट्रोलर का माइक्रो स्विच जो है ये ऑन कमांड किसको देगी, होस्टिंग राइजिंग कॉन्टेक्टर को, जो फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर है उसको देगी। यहां से सप्लाई निकला। बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था कि फॉरवर्ड रिवर्स कॉन्टेक्टर में इंटरलॉकिंग देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एट ए टाइम यदि दोनों कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगी तो क्या होगा दोस्तों, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, फेज टू फेज शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसीलिए मैंने क्या किया, सपोज फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर को मैंने सप्लाई चार्ज करना है तो रिवर्स कॉन्टेक्टर का एनसी डाला। ये देखिए रिवर्स कॉन्टेक्टर का एनसी डाला, सप्लाई मास्टर कंट्रोलर से निकलकर रिवर्स कॉन्टेक्टर के एनसी में आया है, एनसी से निकलकर फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर को ऑन कमांड मिला। ओके, फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर को ऑन कमांड मिल गया। अब रही रिवर्स कॉन्टेक्टर की बात, सेम अप्लाई चार्ज किया हूं मैं। यहां से ओवरलोड से जो तार देखिए यहां लगा हुआ है, एक तार यहां से निकाला हूं, इसके आउटपुट से नहीं निकाला हूं क्योंकि 2 लिमिट स्विच लगा हुआ है राइजिंग के लिए। यहां से एक तार निकालकर मैं कहां लेके गया, यहां भी एक लिमिट स्विच लगा के रखा हूं। जैसे मैंने बताया था कि लोअर को भी कटअप कराना है। रोटरी लिमिट स्विच में 2 लिमिट स्विच लगे हुए रहते हैं, वो भी माइक्रो टाइप स्विच के लगे हुए रहते हैं, उसमें भी आपका लोअर कमांड रहता है। लोअर रोटरी स्विच का काम है लोअर कंडीशन को भी कटअप कराना। यहाँ नॉर्मली एनसी है, ये लिमिट स्विच यहां से निकलकर ये वायर कहां जा रही है, मास्टर कंट्रोलर का जो माइक्रो स्विच है जो डाउन कमांड को दर्शा रहा है, नीचे में डार्क है मतलब डाउन कमांड को दर्शा रहा है। यहां से निकलकर फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर भाया फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर का एनसी में, फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर का एनसी में नॉर्मली क्लोज है। सप्लाई यहां मिल गया, सप्लाई यहां मिल गया तो ये किसको कमांड दे रही है, रिवर्स कॉन्टेक्टर के कॉन्टेक्टर को कमांड दे रही है। हमारा रिवर्स कॉन्टेक्टर भी ऑन हो गया। ये हो गया फॉरवर्ड रिवर्स कॉन्टेक्टर जैसा वायरिंग है वैसा हो गया। फर्क इतना है कि ये मास्टर कंट्रोलर से ऑन करवा रहे हैं, सिंपल है। यहां पर होल्डिंग का हमको जरूरी नहीं है दोस्तों, होल्डिंग का इसलिए जरूरी नहीं है, हम किससे ऑपरेट कर रहे हैं, पुश बटन से तो ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, इसको ऑपरेट हम कर रहे हैं मास्टर कंट्रोलर से। यदि मास्टर कंट्रोलर को 1 नंबर गियर में डालेंगे तो 1 नंबर गियर में ही रहेगी, वापस छोड़ेगी नहीं, वो एनओ से एनसी होकर ही रहेगी। इसीलिए यहां पर होल्डिंग का जरूरी नहीं है। सपोज ये दोनों माइक्रो स्विच 1 नंबर गियर में है, रिवर्स कराएंगे तब भी आपका एनसी रहेगा, फॉरवर्ड कराएंगे तब भी आपका एनसी रहेगा। अब समझने की बात है दोस्तों, आप देख रहे हैं दोनों के बीच में एक कॉन्टेक्टर लगा हुआ है। ये कॉन्टेक्टर है ब्रेक कॉन्टेक्टर। हमारे मोटर के साथ मोटराइज्ड ब्रेक रहता है, थ्रस्टर रहता है। जबकि मोटर जैसे ही मेरा ऑन हो तो मोटर में भी ब्रेक थ्रस्टर में भी हमको सप्लाई मिलना चाहिए। यदि ब्रेक थ्रस्टर में सप्लाई नहीं मिलेगा तो ड्रम को पकड़े रहेगा, मोटर तो घूमने का कोशिश करेगा बट ड्रम नहीं घूम पाएगा। इसीलिए ये दोनों कॉन्टेक्टर के साथ ही इस कॉन्टेक्टर को ऑन कराना है। तो कैसे ऑन कराना है, देखिए दोनों कॉन्टेक्टर का जैसे माइक्रो स्विच से ऑन कमांड आ रही है, दोनों कॉन्टेक्टर के माइक्रो स्विच का जैसे ऑन कमांड आ रही है फॉरवर्ड रिवर्स का, तो एक वायर इधर से लिया, एक वायर इधर से लिया। मैंने क्या किया दोस्तों, दोनों कॉन्टेक्टर का एनो का यूज किया, फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर का एनो और रिवर्स कॉन्टेक्टर का एनो, जो एक ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट पॉइंट है, एडन ब्लॉक जिसको बोलते हैं। ये दोनों कॉन्टेक्टर का एनो पॉइंट लिया, दोनों का एक वायर, इसका माइक्रो स्विच का आउटपुट से वायर इस एनो में डाल दिया, इस माइक्रो स्विच का एक पॉइंट इस एनो में डाल दिया, नीचे में शॉर्ट कर दिया हूं। जो भी कॉन्टेक्टर ऑन होगा, दोनों में से यदि कोई भी एक कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो यहां पर सप्लाई मिल जाएगा, इस वायर से सप्लाई मिल जाएगा, ब्रेक कॉन्टेक्टर हमारा ऑन हो जाएगा। ओके दोस्तों, आप यहां तक पावर सर्किट डायग्राम आपने समझ लिया। जैसा कि कल के पिछले क्लास में मैंने जब आपको पावर डायग्राम बताया था तो उसमें मैंने आपका स्टेप रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर का भी जिक्र किया था दोस्तों। तो इसके साथ हमारा स्टेप रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर है जो रेजिस्टेंस को क्या करता है, जो हमारा स्लिपिंग इंडक्शन मोटर है जिसमें रोटर में हम रेजिस्टेंस लगाकर सर्किट को कनेक्शन किए हैं, तो रेजिस्टेंस को ये स्टेप रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर क्या करता है, शॉर्ट करता है, बाईपास करवाने का काम करता है, ताकि मेरा मोटर आस्ते आस्ते स्मूथली स्पीड को बढ़े, एक ही बार स्पीड को ना बढ़े, आस्ते आस्ते स्पीड को हम बढ़ाए। इसलिए रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर का भी हम यूज करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, उसका कनेक्शन किस तरह से होता है, उसका कनेक्शन भी डेफिनेटली मास्टर कंट्रोलर से ही होगा। तो ये देखिए, ये हमारा फॉरवर्ड रिवर्स कॉन्टेक्टर आपने समझ लिया जो मास्टर कंट्रोलर से ऑन हो रहा है।
अब क्या करना है, ये जो कॉमन वायर है देखिए, ये जो ओवरलोड से निकला ना, यही वायर निकल के पूरा मास्टर कंट्रोलर के इनकमिंग का जो माइक्रो स्विच है उसमें जाके कनेक्शन हो जाएगा। अब कनेक्शन किस तरह से होगा देखिए, यही वायर सीधा चला गया जो मास्टर कंट्रोलर का में जाएगी। कैसे जाएगी, ये ब्रेक कॉन्टेक्टर के एनो से। ये ब्रेक कॉन्टेक्टर जब तक ऑन नहीं होगा तब तक मास्टर कंट्रोलर रेजिस्टेंस कॉन्टेक्ट को ऑन नहीं करवाएगी। क्यों नहीं करवाएगी, इसका भी एक रीजन है। कोई भी कारण यदि ब्रेक ऑन नहीं होती है, सपोज फॉरवर्ड रिवर्स में से एक पावर कॉन्टेक्टर ऑन हो गया, तो उस टाइम क्या होगा, रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर ऑफ है, सिर्फ ये कॉन्टेक्ट ऑन हुआ है, पावर कॉन्टेक्टर ऑन हुआ है। मोटर मेरा चलेगा लेकिन स्पीड कम रहेगा, जैसे मैंने पावर डायग्राम में आपको बताया। यदि ब्रेक कोई भी कारण से यदि मेरा ऑन नहीं हुई है तो स्पीड कम रहेगा, तो उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। मोटर पहले हल्का स्पीड में घूमेगा, ड्रम को नहीं घुमा पाएगी, मोटर का स्पीड हाई नहीं है, प्रॉब्लम होगा लेकिन उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। इसी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ब्रेक कॉन्टेक्टर के एनो से ऑन कमांड को लिया गया है दोस्तों। ब्रेक कॉन्टेक्टर जैसे ही होगा, ब्रेक कॉन्टेक्टर का एनो एनसी होगा, तभी जाकर इसको इनकमिंग सप्लाई, जो रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर का माइक्रो स्विच है, उसको इनकमिंग सप्लाई मिलेगा। ठीक है, ओके दोस्तों। अब देखिए, अब यहां पर हमने कुछ टाइमर लगाए हैं, रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर को ऑन करवाने के लिए टाइमर लगाए हैं। इसका भी एक रीजन है और मैं वो भी समझाता हूं, इसलिए टाइमर लगाए हैं। जैसे मैं मोटर को ऑन करवाने का फंडा आपको क्या बताया था, मोटर में, स्लिपिंग मोटर में जो हमारा रोटर पार्ट है वो हमारा कॉइल वाइंडिंग रहता है, कॉइल वाइंडिंग रहता है, स्लिपिंग लगा हुआ रहता है। उसको हम यदि शॉर्ट कर देंगे तो मेरा मोटर तो पूरा एकदम चलेगा, हाई स्पीड में चलेगा, लेकिन स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा, 10 गुना स्क्वायर गेज के मोटर की अपेक्षा 10 गुना हाई हो जाएगा। ओके, तो क्या होगा, फ्यूज मार देगा, झटका में फ्यूज मार देगा और ट्रिप हो जाएगा। फ्यूज नहीं मारेगा तो ट्रिप हो जाएगा। जो ऑपरेटर चला रही है उसको पता नहीं है फंडा, वो नॉन टेक्निकल आदमी है, उसको फंडा नहीं पता है। वो एक ही बार में 1 नंबर गियर से 5 नंबर गियर में डाल देगा, तो एक ही बार से 1 नंबर गियर 5 नंबर गियर में डाल देगा। जितना रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर सब लगाने का कोई फंडा नहीं, मतलब नहीं बनता है। रेजिस्टेंस बॉक्स लगाने का भी कोई मतलब नहीं बनता है। एक ही बार सारा का सारा जितना भी रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर है एक ही वन टाइप में, जैसे 5 नंबर गियर में रखा, सारा सर्किट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ऑन हो गया, रेजिस्टेंस बॉक्स भी एक ही साथ बाईपास हो गया, मोटर फुल्ली स्पीड में चलने लगा, क्या होगा, फ्यूज मार देगा, स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ही हाई हो जाएगा। इसी बेसिक को ध्यान में रखते हुए हम लोग टाइमर लगाते हैं। कौन सा टाइमर लगाते हैं दोस्तों, ऑन डिले टाइमर लगाते हैं। अब देखिए, जैसे ये फॉरवर्ड रिवर्स पावर कॉन्टेक्टर दोनों में से कोई एक ऑन हुआ, मेरा मोटर चल रहा है लेकिन स्पीड कम है। अब उनको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर को ऑन कराना है। रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर का काम क्या है, रेजिस्टेंस को बाईपास करवाना। तो हमने क्या किया, दोनों कॉन्टेक्टर का एनो लिया, फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर का भी एनो लिया, रिवर्स कॉन्टेक्टर का एनो लिया, एनो एडन ब्लॉक लिया। ओके, कहां से लिया, ब्रेक कॉन्टेक्टर के कॉमन सप्लाई जो है ब्रेक कॉन्टेक्टर के एनो में डाला। ब्रेक कॉन्टेक्टर तो ऑन हो ही रहा है, जब ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो ब्रेक कॉन्टेक्टर ऑन हो रहा है, एनसी हो गया, एनसी हो गया तो उससे आउटपुट से सप्लाई मिल गया। दोनों कॉन्टेक्ट का एनो में सप्लाई डाला हुआ है, ये दोनों कॉन्टेक्टर में से कोई भी एक कॉन्टेक्टर ऑन हुआ तो एनसी हो गया, एनसी हो गया तो नीचे में 2 वायर शॉर्ट करके, ऊपर भी शॉर्ट है नीचे भी शॉर्ट है, तो यहां से सप्लाई हमको मिल गया ना, कंट्रोलिंग सप्लाई यहां से मिल गया, टाइमर 1 ऑन हो गया। ओके दोस्तों, टाइमर 1 ऑन हो गया। ये ऑन डिले टाइमर है, यहां मैंने 10 सेकेंड टाइम सेटिंग करके रखा हूं। ओके, टाइमर 1 ऑन हो गया, टाइमर 1 पहला टाइमर 1 मेरा ऑन हो गया, 10 सेकेंड के बाद ऑन होगा। अब ये सप्लाई को मैंने मास्टर कंट्रोलर में 2 नंबर गियर में डाला। सपोज ये 1 नंबर गियर है, ये 2 नंबर गियर है, ये 3 नंबर गियर है, 2 नंबर गियर में डाला। 2 नंबर गियर का जो मास्टर कंट्रोलर का जो माइक्रो स्विच है उसमें सप्लाई गया, 2 नंबर गियर में मैं रखा हूं। 2 नंबर गियर के आउटपुट से जो सप्लाई निकला है वो कहां जा रहा है, देखिए दोस्तों कहां जा रहा है, इस टाइमर T1 टाइमर के एनो में। 2 नंबर गियर के माइक्रो स्विच से जो आउटपुट सप्लाई निकला वो सप्लाई जा रही है टाइमर 1 के एनो में। टाइमर 1 तो ऑन हो गया, लेकिन हम यहां पर 10 सेकेंड टाइम सेट करके रखे हैं, तो 10 सेकेंड के बाद ही ये हमारा टाइमर एनो से एनसी होगा। 10 सेकेंड के बाद जैसे ये टाइमर एनो से एनसी होगा, उस जैसे ही एनसी होगा तब जाके हमारा रेजिस्टेंस 1 कॉन्टेक्टर ऑन होगा। ऑपरेटर चाह कर भी संगे संगे एट ए टाइम रेजिस्टेंस 1 को ऑन नहीं करवाएगी, 10 सेकेंड के बाद ही हमारा रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर 1 ऑन होगा। ओके दोस्तों, यही रीजन है, वो चाह कर भी मोटर को
एक ही बार स्टार्टिंग टॉर्क में हाई रन नहीं करवा सकती, एक ही बार में रेजिस्टेंस को शॉर्ट नहीं करवा सकती। ओके, जैसे रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर 1 ऑन हुआ, रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर का मैंने एनो लिया, यहीं से जो आउटपुट सप्लाई जो 1 कॉइल में सप्लाई जा रही है, यहीं से इसी रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर का एनो, इसी R1 का एनो लिया, इनकमिंग सप्लाई डाला एनो में। ये कॉन्टेक्टर जैसे रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर ऑन होगी तो क्या होगा, टाइमर 2 को सप्लाई मिलेगा, टाइमर 2 ऑन हो जाएगा। यहाँ पर भी सपोज मैंने 10 सेकेंड टाइम सेट करके रखा हूँ, 2 नंबर गियर में गई है, तब जाके टाइमर 2 में सप्लाई मिला है। सेम लॉजिक अप्लाई किया, ये कॉमन सप्लाई 3 नंबर गियर में आया, माइक्रो स्विच में, ये 3 नंबर माइक्रो स्विच में आया, सप्लाई यहाँ निकल के आ गया, रेजिस्टेंस 2 को सप्लाई जा रही है। ओके दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ मैं दिखा देता हूं, यहाँ टाइमर 2 का एनो में जाएगी दोस्तों, टाइमर 2 का एनो में जाएगी, टाइमर 2 का एनो में आई। यहाँ पर 10 सेकेंड टाइम मैंने सेट करके रखा हूं, 10 सेकेंड के बाद ही टाइमर 2 ऑन होगा। जैसे 10 सेकेंड हो गया, टाइमर 2 ऑन हो गया, रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर 2 मेरा ऑन हो गया। सेम लॉजिक, रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर के कॉइल से एक पैरेलल में एक वायर निकालकर रेजिस्टेंस 2 के मैंने एनो में सप्लाई चार्ज किया, टाइमर 3 ऑन हुआ। यहां भी 10 सेकेंड सपोज टाइम सेटिंग है। ओके, इसी फंडा से हम स्टेप 3 हो गया, स्टेप 4, स्टेप 5, अब जितना भी बड़े रेजिस्टेंस है, जितने भी बड़े मोटर है, इसी लॉजिक से रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर हम टाइमर बाय टाइमर लगाकर, ऑन डिले टाइमर लगाकर कनेक्शन करते जाएंगे। इसी फंडा से हमारा मेन होस्ट का जो मोटर है, कंट्रोलिंग डायग्राम जो ईओडी क्रेन का सेल्फ रिंग इंडक्शन मोटर है, इसी लॉजिक से, इसी स्मूथ लॉजिक से हमको चलाना है। 2-3 जो बेसिक है, जो 3 लॉजिक है, उसको कभी भी बाईपास नहीं करना। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं यह कंट्रोलिंग डायग्राम आप लोगों को समझने में सुविधा हुआ होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूं, और आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि आप लोग हमारे वीडियो को, जो नए भाई है, बहन है, बंधु है, उसको शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।